चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉस्ट शीट, जो हम लोग का कौन सा चैप्टर है कॉस्टिंग का। तो कॉस्टिंग का हम लोग के पास चैप्टर नंबर 6 है जो कॉस्ट शीट है। तो हम लोग इस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो आ जाइए नीचे में सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग को चैप्टर का ओवरव्यू इसमें क्या दे रखा हुआ है। तो चैप्टर ओवरव्यू में सबसे पहले हम लोग को कॉस्ट शीट समझने के लिए, कॉस्ट शीट सीखने के लिए फंक्शन या क्लासिफिकेशन, फंक्शन क्लासिफिकेशन हम लोग को जानना होगा। उसके बाद हम लोग को हेड्स ऑफ कॉस्ट इन कॉस्ट शीट, मतलब कॉस्ट शीट में जो कॉस्ट का हेड होने वाला है, जो भी कॉस्ट होगा उसका हेड होने वाला वो भी हम लोग देखने वाले हैं। मतलब देखिए एक जैसे आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम या प्राइम कॉस्ट मान लेते हैं, प्राइम कॉस्ट आ गया तो प्राइम कॉस्ट के अंदर क्या क्या होगा वो हम लोग देखने वाले हैं, और प्राइम कॉस्ट क्या होता है वो भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके बाद फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, तो यहाँ पे स्पेसिफिक फॉर्मेट गिवन है कॉस्ट शीट के लिए, तो वो भी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे एडवांटेज ऑफ कॉस्ट शीट, तो ये तो थ्योरी पार्ट है तो ये भी हम लोग देख लेंगे, नहीं तो नहीं भी देखेंगे तो आप लोग खुद से देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले कॉस्ट शीट बनाया क्यों जाता है। तो कॉस्ट शीट बनाया जाता है एक स्पेसिफिक, जैसे एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट लेंगे तो उस प्रोडक्ट का कितना कॉस्ट किस चीज पे आ रहा है वो चीज निकालने के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, कॉस्ट शीट बनाएंगे। तो जैसे मैं आप लोग को बताऊंगा कॉस्ट शीट किस तरह से बनाते हैं तो उस टाइम में आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आ जाए डायरेक्ट आप लोग, यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। तो हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन और उसके बाद क्लासिफिकेशन करना किसका, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का, जिसमें देखिए कॉस्ट को हम लोग कितने तरह में यहाँ पे बांटा गया है। तो कॉस्ट को यहाँ पे कितने तरह में बांटा गया, एक सेकेंड, जो यहाँ पे है सबसे पहला जो है वो क्या हो गया यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कंसिडर करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट एम्प्लॉय या लेबर कॉस्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएगा। फिर प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। हम लोग एक एक पॉइंट करके सारे को समझेंगे। अभी देख लीजिए कि क्या क्या यहाँ पे आता है। उसके बाद यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हो गया। उसके बाद सेलिंग ओवरहेड हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो गया। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट आ गया। तो ये सब हम लोग को कॉस्ट में पढ़ना है, ये सब एलिमेंट में पढ़ना है कि जैसे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में क्या जाएगा, फिर डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में क्या होने वाला है, फिर प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में क्या होने वाला है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में क्या आने वाला है। तो ये सब सारे हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट किया है कौन सा, तो चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया है कॉस्ट शीट का। उसमें हम लोग को कॉस्ट शीट देखने के लिए क्या देखना हुआ था, तो सबसे पहले फंक्शन क्लासिफिकेशन, उसके बाद कॉस्ट का हेड जो होगा कॉस्ट शीट में वो, उसके बाद स्पेसिफिक कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट होता है वो भी हम लोग को देखना होता है। एक बार के लिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, उसके बाद यहाँ पे आप लोग को समझाने में ईजी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये रहा हम लोग के पास कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, ये रहा हम लोग के पास फॉर्मेट रहा किसका, तो कॉस्ट शीट का रहा। जहां पे मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी होगा तो उस टाइम में क्या यहाँ पे फॉर्मूला जो फॉर्मेट होगा वो, तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें एडिशन होता है परचेज का, उसमें से लेस करते हैं हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बस एक बार के लिए देख लीजिए, अभी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसके बाद क्या होता है परचेज, तो आप लोग जानते ही होंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो कुछ कुछ आइटम आप लोग को समझ में आता होगा, कुछ कुछ नहीं आता होगा। हम लोग एक एक करके डिटेल में करने वाले हैं। बस एक बार के लिए देख लीजिए कि कॉस्ट शीट का फॉर्मेट किस तरह से होता है। तो कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम होता था, उसमें यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें ऐड या एडिशन क्या होता था, परचेज होता था। उसके बाद लेस हम लोग करते थे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर उसके बाद डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट आ गया, तो लेबर कॉस्ट जो हो गया। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। तो ये सबको ऐड करने के बाद जैसे रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, तो ये सबको ऐड करने के बाद जो होता है तो वो क्या होता है, तो वो यहाँ पे प्राइम कॉस्ट आ जाता है। तो प्राइम कॉस्ट फर्स्ट पार्ट हो गया। तो इस तरह से ये हो गया प्राइम कॉस्ट जो हम लोग के पास। अब इस प्राइम कॉस्ट में हम लोग यहाँ पे जो भी होगा वर्क या फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे। तो वर्क फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद हम लोग के पास क्या आ जाता है, तो ग्रॉस वर्क कॉस्ट आ जाता है। और ग्रॉस वर्क कॉस्ट के बाद हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, किसका एडजस्टमेंट करते हैं, तो डब्ल्यूआईपी का, जिसमें ओपनिंग ऐड करते हैं, क्लोजिंग माइनस करते हैं। तो हम लोग के पास क्या आ जाता है, वर्क्स या फैक्ट्री कॉस्ट। हम लोग के पास क्या आ गया, वर्क्स या फैक्ट्री कॉस्ट। तो यहाँ तक तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए ये अभी हम लोग फॉर्मेट देख रहे हैं, फॉर्मेट भी क्या क्या होता था। तो देखिए सबसे पहले जो हम लोग का होता था रॉ मटेरियल कंज्यूम होता था, जिसमें ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस में परचेज माइनस क्लोजिंग करते थे। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये सब ऐड करने के बाद हम लोग के पास प्राइम कॉस्ट आता था। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जो भी होगा या वर्क ओवरहेड हम लोग ऐड कर देते, हम लोग के पास ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस वर्क कॉस्ट आता था। उसमें हम लोग डब्ल्यूआईपी का एडजस्टमेंट कर देते, तो हम लोग के पास वर्क्स या फैक्ट्री कॉस्ट सम्स में आ जाता था। तो ये यहाँ तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ आगे ध्यान दीजिए। तो आगे हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, तो आगे हम लोग के पास दे रखा हुआ है, इसमें यहाँ पे क्या ऐड हुआ, तो यहाँ पे ऐड हुआ क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। उसके बाद यहाँ पे ऐड क्या है हो रहा है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट हो रहा है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो रिलेटिंग टू क्या है, प्रोडक्शन एक्टिविटी, मतलब प्रोडक्शन में जो भी
यहाँ पे एक्सपेंस आता है एडमिनिस्ट्रेटिव का, वो यहाँ पे ऐड हुआ। उसके बाद लेस करते हैं इसमें क्या, क्रेडिट फॉर रिकवरीज या स्क्रैप वैल्यू का, तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे ऐड जब पैकिंग किया तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। उसमें फिर एफजी का यहाँ पे एडजस्टमेंट हुआ, जैसे इस केस में ओपनिंग एफजी यहाँ पे ऐड किया गया, फिर क्लोजिंग एफजी को माइनस किया गया, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, फिर मार्केटिंग ओवरहेड जिसमें सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ये सब एक्सपेंस को ऐड करेंगे तो हम लोग के पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल। और कॉस्ट ऑफ सेल में हम लोग जैसे प्रॉफिट ऐड करते हैं तो हम लोग के पास क्या आ जाता है, तो हम लोग के पास सेल्स आ जाता था। तो ये स्पेसिफिक फॉर्मेट गिवन है कॉस्ट शीट का, तो इसी फॉर्मेट को हम लोग एक एक करके समझेंगे। बट उससे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि कोई भी एक इंडस्ट्री है, यहां पे ध्यान दीजिए, ये मान लेते हैं कि कोई भी एक इंडस्ट्री है, जैसे मान लो ये रहा टाटा, ठीक है, टाटा रहा। अब यहाँ पे एफएमसीजी का फैक्ट्री है, मान लेते हैं हम लोग कि एफएमसीजी का फैक्ट्री है, तो ये रहा एक फैक्ट्री, ये क्या रहा, एक फैक्ट्री रहा। उसके बाद एक इसका ऑफिस होगा टाटा का, ये क्या होगा, ऑफिस होगा। तो देखिए एक तो फैक्ट्री हो गया जहां पे गुड्स क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, प्लस में एक ऑफिस हो गया जहां से सब कुछ मैनेज होता है। तो देखिए ये जो फैक्ट्री हो गया, तो फैक्ट्री में कोई भी गुड्स बनेगा, कोई भी गुड्स बनेगा तो सबसे पहले क्या होगा, उसका रॉ मटेरियल, सबसे पहले गुड्स बनने के लिए क्या होगा, रॉ मटेरियल। अब इस रॉ मटेरियल से किस चीज में जाएगा, तो रॉ मटेरियल से WIP में जाएगा, वर्किंग प्रोग्रेस में, और इस वर्किंग प्रोग्रेस से यहाँ पे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम होगा। देखिए एक फैक्ट्री हो गया जिसमें कोई भी सामान बनेगा तो उसमें सबसे पहले रॉ मटेरियल चाहिए वो सामान बनाने के लिए, उससे रॉ मटेरियल से कन्वर्ट होकर WIP में जाएगा, WIP से यहाँ पे फिनिश गुड्स में चला जाएगा। जो काम कहाँ पे होगा, तो ये काम होगा फैक्ट्री में होगा। और एक तो ऑफिस होगा, ऑफिस में क्या होगा, तो ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा, ऑफिस एंड एडमिन वर्क। और दूसरा जो होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम यहाँ से ऑफिस से किया जाएगा। तो देखिए कोई भी जो कंपनी होता है, कोई भी बड़ा कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसमें दो पार्ट हो गया, एक फैक्ट्री हो गया, एक ऑफिस हो गया। अब ध्यान दीजिए ये जो फैक्ट्री होगा तो इस फैक्ट्री में तो काम होगा, तो सबसे पहले रॉ मटेरियल का काम होगा, फिर यहाँ पे डायरेक्ट लेबर लगेगा, लेबर भी लगेगा ना, कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए, किसी भी यूनिट को प्रोडक्शन करने के लिए वहां तो लेबर तो चाहिए होगा या मशीन होगा, तो लेबर मशीन दोनों चाहिए होगा। तो रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया। उसके बाद जैसे मशीन लगा हुआ है, जो बड़ा बड़ा मशीन लगा हुआ है, तो उसमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या होता है, मोल्ड्स एंड डाइज, इस तरह से मतलब एक जगह से रॉ मटेरियल को दूसरी जगह प्रोडक्शन हाउस तक ले जाने के लिए एक होता है कंटेनर टाइप का होता है, तो वो सब भी होता है। तो वो सब जितना भी होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। या किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए वहां पे रॉयल्टी खर्च दिया जाता है, तो इस तरह से एक्सपेंस हो गया। तो ये जो 3 पार्ट हो गया, मेनली जो 3 पार्ट हो गया, जैसे सबसे पहले रॉ मटेरियल चाहिए होगा, डायरेक्ट लेबर चाहिए होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस चाहिए होगा, तो ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। इसे मैं आप लोग को अच्छे से समझाऊंगा, बस अभी के लिए समझ लीजिए कि एक फैक्ट्री होगा, फैक्ट्री में सबसे पहला जो काम होगा वो प्राइम कॉस्ट वाला होगा। प्राइम कॉस्ट में हम लोग रॉ मटेरियल देखे थे, उसके बाद WIP, उसके बाद फिनिश गुड्स हम लोग देखे थे। उसके बाद जो फैक्ट्री में होगा, तो फैक्ट्री में ही क्या एक प्रोडक्शन के लिए ऑफिस बना होगा, जहां पे जो मेन ऑफिसर होगा जो प्रोडक्शन का काम देखेगा, प्रोडक्शन का काम देखेगा, एक छोटा सा इसका भी ऑफिस बना होगा। किस कहां पे, फैक्ट्री में। यहाँ पे मान लेते हैं कि एक ऑफिस बना हुआ है जहां पे जो बड़े बड़े जैसे इंजीनियर हो गया, जैसे मशीन एक बार खराब होगा तो उसके लिए ठीक करने के लिए इंजीनियर हो जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ पे रॉ मटेरियल को मैनेज करने के लिए, उसके बाद WIP को मैनेज करने के लिए एक बड़ा बड़ा क्या होगा, वहां पे ऑफिसर होगा, तो उसके लिए एक छोटा सा ऑफिस होगा। तो ये ऑफिस हो गया जहां पे एडमिन का भी काम होगा। तो ये हम लोग के पास फैक्ट्री हो गया। फैक्ट्री में सबसे पहले ये बना, यहाँ पे गुड्स बन रहा है, यहाँ पे गुड्स क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। बट इसे मैनेज करने के लिए यहाँ पे जो ऑफिसर होगा वो भी होगा। और ऑफिस में मेनली क्या काम होगा, तो ऑफिस में एक तो एडमिन काम हो गया, जैसे मान लो कि यहाँ पे ऑडिट का काम हो जाएगा, ऑडिट का काम हो जाएगा। यहाँ पे जो भी होगा रिकॉर्ड करने का काम हो जाएगा, मतलब अकाउंटिंग का काम हो जाएगा। तो ये सब यहाँ पे होगा। यहाँ पे लॉ का काम होगा कि यहाँ पे केसेस अगर कुछ भी चल रहा होगा तो उसका काम होगा, मतलब जितना भी सैलरी वाले होता है तो ये सबको यहाँ पे देखा जाएगा ऑफिस में। तो एक ये वाले पार्ट हो गया। तो देखिए एक पहला जो पार्ट हो गया वो तो हो गया यहाँ पे गुड्स बनाने के लिए। दूसरा पार्ट हो गया कि ऑफिस, वहां पे जो भी फैक्ट्री होगा उसमें भी एक ऑफिस लगा होगा, तो ये दूसरा काम हो जाएगा। एंड तीसरा ये जो थर्ड वाला हो गया, वहां पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया जाएगा। जैसे ये फिनिश गुड्स बनेगा, बन गया, तो यहाँ फिनिश गुड्स बन के ऑफिस में रेडी है, बट ये फिनिश गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना होगा, डिस्ट्रीब्यूटर को तो देना होगा ना। तो उसके टाइम में यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंस किया जाएगा। तो मेनली जो हम लोग का काम होगा, यहाँ पे जो भी मेनली काम होता है किसी कंपनी का, तो एक तो सबसे पहले गुड्स को प्रोड्यूस करना, उसके बाद ऑफिस का जितना भी काम होगा वो करना, और उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो ये सब मेन होता है ऑफिस का काम। तो इसी को यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हम लोग जब निकालते हैं कॉस्ट, या एक पूरे होल के लिए जब निकालेंगे, मतलब जैसे मान लेते हैं कि टाटा का पूरे ही
जितना भी प्रोडक्ट है उसका एक बार हम लोग कॉस्ट निकालेंगे, या एक किसी प्रोडक्ट के लिए कॉस्ट निकालेंगे, तो वो हम लोग किस तरह से किस में निकालने वाले हैं, तो यहाँ पे कॉस्ट शीट की मदद से ही ये करने वाले। तो ये मैंने आप लोग को बता रखा कि हाँ देखिए ऑफिस एक सबसे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो जाएगा, उसके बाद उसमें भी ऑफिस होगा, उसके बाद हम लोग के पास जो ऑफिस मेन होगा उसमें यहाँ पे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो जाएगा, उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो जाएगा। अब देखिए अब एक एक करके हम लोग समझेंगे। एक बार कॉस्ट शीट तो आप लोग देख लिए थे ना, कॉस्ट शीट में क्या होता था, तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम होता था, उसके बाद उसमें WIP उसमें हम लोग क्या करते थे, तो उसमें हम लोग यहाँ पे ऐड करते थे लेबर कॉस्ट को ऐड करते थे, उसके बाद एक्सपेंस को ऐड करते थे, हम लोग के पास प्राइम कॉस्ट आता था। प्राइम कॉस्ट में फिर हम लोग जो भी वर्क या फैक्ट्री ओवरहेड होता था उसे हम लोग ऐड करते थे। अब ये क्या होता है वर्क एंड फैक्ट्री ओवरहेड, ये सब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, बस अभी के लिए देख लीजिए। तो ये हम लोग के पास ग्रॉस कॉस्ट आ जाएगा, उसमें WIP का एडजस्टमेंट करेंगे तो हम लोग के पास वर्क या फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। फिर क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट या एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोडक्शन में होगा, प्रोडक्शन एक्टिविटी मतलब जो फैक्ट्री में ऑफिस होता है उसके लिए जो भी होगा, फिर उसमें से जो भी स्क्रैप को बेच करके पैसा आएगा माइनस करेंगे तो हम लोग के पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। उसमें हम लोग फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट करेंगे तो हम लोग के पास कॉस्ट ऑफ गुड्स आ जाएगा। उसमें जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होगा, मार्केटिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस होगा, वो सब ऐड करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल। तो ये हम लोग के पास आ जाने वाला है। तो देखिए इसमें सबसे पहले देखिए कॉपी में एक बार लिखिए कॉस्ट शीट का फॉर्मेट किस तरह से दे रखा हुआ है, सेकेंड वाले पेज में लिख लीजिए आप लोग। फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट किस तरह से होने वाला है एक बार आप लोग लिख लीजिए। जहां पे रॉ मटेरियल कंज्यूम सबसे पहले, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, जिसमें हम लोग क्या करते थे ओपनिंग स्टॉक परचेज माइनस क्या करते थे क्लोजिंग स्टॉक, तो हम लोग के पास क्या आ जाता था रॉ मटेरियल कंज्यूम आता था। इसमें हम लोग ऐड करते थे क्या, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट लेबर को ऐड करते थे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस को हम लोग क्या करते थे यहाँ पे ऐड करते थे। तो ये सब ऐड करने के बाद जो हम लोग के पास आता था वो क्या आता था, तो वो हम लोग के पास आता था प्राइम कॉस्ट। तो ये हम लोग के पास जो भी अमाउंट आता था वो क्या आता था प्राइम कॉस्ट। तो यहाँ तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट होता था जहां पे हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखते थे, उसमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस को हम लोग यहाँ पे ऐड करते थे। ये वाली वीडियो आप लोग देख लेंगे तो उसके बाद आप लोग को कॉस्ट शीट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, तो इस वाले पार्ट में हम लोग एक एक करके यहाँ पे समझने वाले। तो देखिए सबसे पहला जो हम लोग का पार्ट होता था यहाँ पे एक तो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट को कंसीडर करते थे कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में कंसीडर करते थे कि हम लोग के पास जैसे मटेरियल कॉस्ट आ गया, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एम्प्लॉय लिया लेबर कॉस्ट आ गया, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया। उससे पहले एक मिनट चलिए, तो हम लोग यहाँ देख रहे थे सबसे पहले क्या देख रहे थे, तो फंक्शन या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, जिसमें मैंने आप लोग को बता रखा था, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, इसमें क्या बता रखा था कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो गया, उसके बाद डायरेक्ट लेबर हो गया, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, फिर प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हो गया, उसके बाद एडमिन ओवरहेड हो गया, सेलिंग ओवरहेड हो गया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो गया, उसके बाद क्या दे रखा था रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। और उसके बाद हम लोग एक चीज क्या देखे थे यहाँ पे, यहाँ आ जाइए कॉपी में कि फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट में सबसे पहले हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम, जिसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेते थे, उसमें फिर परचेज ऐड करते थे, माइनस हम लोग क्या करते थे क्लोजिंग करते थे। तो ये हम लोग के पास आता था रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, या उसे हम लोग क्या बोलते थे एक, तो इसे हम लोग बोलते थे यहाँ पे डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करने के बाद जो भी हम लोग का होता था वो क्या होता था प्राइम कॉस्ट। अब ध्यान दीजिए रॉ मटेरियल कंज्यूम में सबसे पहले क्या आने वाला है या परचेज में हम लोग क्या आने वाला है वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हेड्स में सबसे पहले यहाँ पे, उससे पहले हेड्स देख लीजिए, तो हेड्स इन कॉस्ट शीट, तो कॉस्ट शीट में हेड सबसे पहला जो होने वाला है वो होने वाला है प्राइम कॉस्ट का। दूसरा जो था हम लोग के पास वो था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, तीसरा जो हेड था वो था हम लोग के पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, और चौथा जो था हम लोग के पास कॉस्ट ऑफ सेल का था। यहाँ पे मेन कॉस्ट शीट में आप लोग को दिखा देता हूँ, ये आ जाइए नीचे यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो हम लोग के पास हेड जो दे रखा था वो क्या किस चीज का था, हम लोग के पास प्राइम कॉस्ट का। जो दूसरा मेन हेड था वो हम लोग के पास फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट का दे रखा हुआ था। फिर जो तीसरा था वो हम लोग के पास क्या था, यहाँ पे था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। फिर हम लोग के पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दे रखा हुआ था, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल का हम लोग के पास दे रखा हुआ था। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग चाहेंगे फैक्ट्री कॉस्ट को एक हेड बनाना तो बना भी सकते हैं, अदरवाइज हम लोग नहीं भी बना सकते, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये हम लोग के पास मेनली
हेड होता था किसका, तो कॉस्ट शीट का होता था। उसमें हम लोगों ने पहला स्टार्ट किया जो हम लोग के पास क्या था, प्राइम कॉस्ट का था। तो प्राइम कॉस्ट का हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया था। तो यहां पे देखिए, अब प्राइम कॉस्ट में ये प्राइम कॉस्ट में सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट हो गया, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो गया, ये आ गया। उसके बाद हम लोग लेबर कॉस्ट को ऐड किए थे, और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड किए थे। तो हम लोग के पास क्या आ गया था, प्राइम कॉस्ट। अब ध्यान दीजिए, मटेरियल कॉस्ट जो हम लोग यहाँ फर्स्ट नंबर पे जो हम लोग के पास मटेरियल कॉस्ट था, उसमें क्या क्या यहाँ पे ऐड किया जाता है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हम लोग के पास था ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसके बाद यहाँ पे एडिशन जो भी परचेज हो गया वो हम लोग ऐड करते थे, और उसमें से माइनस करते थे हम लोग क्लोजिंग वाला, जो भी हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल था वो माइनस करते थे। तो हम लोग के पास क्या आता था, रॉ मटेरियल कंज्यूम, जो हम लोग यहाँ पे लिखते थे। तो ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब ध्यान दीजिए, जो हम लोग के पास यहाँ पे क्या दे रखा हुआ था, परचेज का जो दे रखा हुआ था यहाँ पे, तो उसमें क्या क्या ऐड होने वाला है, तो ये चैप्टर नंबर 2 में यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग, मटेरियल कॉस्ट में पढ़ेंगे क्या क्या चीज ऐड होगा। बट यहाँ पे आप लोग देख लीजिए एक बार के लिए, जो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या होगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, तो मटेरियल कितने में परचेज होकर के आया वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद फ्रेट इनवर्ड, तो जो भी वहां पे मटेरियल को लाने का कॉस्ट भी जो भी पड़ेगा वो भी हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं। देखिए, ये अभी हम लोग सीख रहे हैं कि परचेज हम लोग किस तरह से निकालेंगे। तो परचेज निकालने के लिए सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो कुछ भी आएगा, उसमें जो भी फ्रेट होगा, जो इनवर्ड फ्रेट इनवर्ड वाला मतलब जो लाने टाइम में जो भी एक्सपेंस होगा वो हम लोग ऐड करेंगे। उसके बाद इस पे इंश्योरेंस, जो भी हम लोग का पास रॉ मटेरियल होगा उस पर कुछ भी अगर इंश्योरेंस हम लोग लगाएंगे, इंश्योरेंस उस पर करके रखेंगे, तो इंश्योरेंस या अदर एक्सपेंडिचर डायरेक्टली अट्रिब्यूटेबल टू प्रोक्यूरमेंट, तो यहाँ पे जो भी इंश्योरेंस का कॉस्ट होगा उस रॉ मटेरियल पे वो भी यहाँ पे ऐड किया जाएगा। उसके बाद जो भी ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट्स होगा उसे हम लोग क्या करेंगे, तो उसे हम लोग माइनस करेंगे, रिबेट या ट्रेड डिस्काउंट। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, जो हम लोग के पास कॉस्ट होता है उसमें से हम लोग ट्रेड डिस्काउंट हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं। उसके बाद जहां पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस होगा वो हम लोग ऐड करेंगे। कब ऐड नहीं करेंगे, जब उसका क्रेडिट अवेलेबल हो, जब यहाँ पे क्रेडिट अवेलेबल हो तो उस टाइम में हम लोग ऐड नहीं करेंगे। और यहाँ पे इफ इनपुट क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल तो उस टाइम में हम लोग ऐड करेंगे। और यहाँ पे जब इनपुट टैक्स क्रेडिट जब मिल जाएगा तो उस टाइम में हम लोग उसे ऐड नहीं करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम में हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फिर परचेज करते थे, माइनस हम लोग क्लोजिंग करते थे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा होगा। परचेज में हम लोग क्या किए थे, तो परचेज में सबसे पहले जो भी मटेरियल का कॉस्ट था वो हो गया। उसके बाद जहां पे फ्रेट इनवर्ड था वो भी हम लोग ऐड किए थे। इंश्योरेंस अगर जो कुछ भी था वो भी हम लोग ऐड किए थे। इंश्योरेंस के बाद हम लोग क्या ऐड किए थे, तो इंश्योरेंस के बाद जो भी टैक्सेस था, जो टैक्सेस था जिसपे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था वो हम लोग यहाँ पे ऐड करते थे। आप लोग बुक में ही मार्किंग करते चलिएगा। तो ये हम लोग के पास परचेज का कॉस्ट आ गया। अब देखिए, इसमें जो सेकंड एलिमेंट था जो हम लोग के पास प्राइम कॉस्ट का, वो क्या था, तो यहाँ पे डायरेक्ट लेबर एक्सपेंस या डायरेक्ट हम लोग के पास लेबर कॉस्ट आ गया, या डायरेक्ट हम लोग एम्प्लॉय कॉस्ट बोलेंगे तो वो हम लोग के पास आता है। अब डायरेक्ट लेबर या एम्प्लॉय कॉस्ट में क्या क्या आने वाला है वो देख लीजिए यहाँ पे। तो सबसे पहले जो आएगा वो हम लोग के पास आएगा वेजेस एंड सैलरी। तो हम लोग के पास वेजेस एंड सैलरी आ गया। फिर कुछ भी अलाउंसेस एंड इंसेंटिव जो एम्प्लॉय को दिया जाएगा तो वो भी यहाँ पे आने वाला है। फिर यहाँ पे पेमेंट फॉर ओवर टाइम, उसके बाद बोनस या एक्स ग्रेशिया ये सब आने वाला। उसके बाद एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉयर्स हैं, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर्स याद रखिएगा। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर फंड, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, और बाकी भी फंड आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल या लीव पे या फ्री, जो भी हम लोग का सैलरी चैप्टर में जब आप लोग टैक्स में पढ़े होंगे सैलरी चैप्टर में, तो उसमें जो भी आता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में वो यहाँ पे ऐड होगा। यहाँ पे ये जो भी यहाँ पे वेजेज एंड सैलरी होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, तो ये होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री का। जो भी फैक्ट्री का होगा वही यहाँ पे ऐड किया जाएगा, ना कि ऑफिस का। ऑफिस का यहाँ पे कब ऐड होगा, तो ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस जब होता है उसमें हम लोग ऑफिस का एक्सपेंस ऐड करते हैं। बट डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में जो भी फैक्ट्री में जो भी हम लोग का फैक्ट्री में जहाँ पे गुड्स का प्रोडक्शन होता है उस टाइम में जो भी हम लोग एम्प्लॉय को देंगे, जैसे वेजेस एंड सैलरी हो गया, अलाउंसेस हो गया, पेमेंट फॉर ओवर टाइम हो गया, बोनस या एक्स ग्रेशिया या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, तो ये सब हम सारे के सारे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ऐड करने वाले। तो सेकंड पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया। अब थर्ड वाले में हम लोग के पास है डायरेक्ट एक्सपेंस। ये आप लोग को देखना होगा इसमें क्या क्या आता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस में हम लोग का यहाँ पे सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी सच एज पावर एंड फ्यूल, फिर स्टीम ईटीसी, तो यहाँ पे पावर फ्यूल का कॉस्ट यहाँ पे आने वाला है। उसके बाद कुछ भी रॉयल्टी पे किया जाता है प्रोडक्शन करने के लिए, या पेबल फॉर प्रोडक्शन और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। उसके बाद यहाँ पे हायर चार्जेस पेड फॉर हायरिंग स्पेसिफिक इक्विपमेंट, तो कुछ भी स्पेसिफिक इक्विपमेंट जब हायर पे लाया जाता है, देखिए कंपनी के पास सारे तो मशीन नहीं होता है ना, तो सारे मशीन नहीं होता, तो उस टाइम में कोई मशीन यहाँ पे रेंट पे हायर चार्जेस पे लाया जाता है, तो वो भी यहाँ पे ऐड किया जाता है। फिर उसके बाद फीस फॉर टेक्निकल असिस्टेंट या नो हाउ के बदले यहाँ पे, फिर अमोर्टाइजेशन कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स, फिर उसके बाद पैटर्न्स और पेटेंट्स। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कंटेनर होता है ना एक जगह से दूसरा जगह ले जाने के लिए रॉ मटेरियल, तो ये सब हो गया मोल्ड सबका। या जैसे बॉटल बनाने के लिए क्या
बॉटल बनाने के लिए एक स्पेसिफिक वहाँ पे ढांचा तैयार किया जाता है, स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, तो वो स्ट्रक्चर जो हो गया वो सबका कॉस्ट यहाँ पे जो भी हम लोग अमोर्टाइज करेंगे वो भी यहाँ पे ऐड होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या सर्विस स्पेसिफिक डिजाइन और ड्राइंग के लिए जो भी स्पेसिफिक डिजाइन या ड्राइंग के लिए यहाँ पे कॉस्ट होगा वो भी यहाँ पे ऐड होगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट या स्पेसिफिक सर्विस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर हो गया, जो भी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर हो गया, ये सब यहाँ पे ऐड होने वाला है। ये मतलब समझ लीजिए, एक तो हो गया डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, तो मटेरियल का हम लोग देख लिए थे मटेरियल में क्या, तो यहाँ पे सबसे पहले मटेरियल का कॉस्ट, वहाँ पे फ्रेट इनवर्ड हो गया था, इंश्योरेंस हो गया था, उसके बाद इनपुट टैक्स, सबसे उसके बाद क्या था, टैक्स था जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं था, ये हम लोग देखे थे। उसके बाद हम लोग देखे थे यहाँ पे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मतलब कि जो फैक्ट्री के वर्कर को दिया जाता है, वर्कर को सैलरी या वेजेस, उसके बाद इंसेंटिव, बोनस, ये सब जो कुछ भी दिया जाता है या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, तो ये सब वहाँ पे ऐड किया जाता था। तीसरा हम लोग देखे हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, तो डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या देखे थे, तो मेनली आप लोग यहाँ पे पावर या फ्यूल का कॉस्ट, उसके बाद रॉयल्टी कुछ भी पे किया जाता है वो हो गया, हायर चार्जेस फॉर स्पेसिफिक मशीन या स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के लिए बदले पैसा पेमेंट किया जाता है, या फिर यहाँ पे फीस फॉर टेक्निकल असिस्टेंट या नो हाउ, तो ये सब यहाँ पे ऐड होने वाला है डायरेक्ट एक्सपेंस में। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। तो यहाँ पे प्राइम कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम लोग, तो सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया, उसमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, उसमें डायरेक्ट लेबर एक्सपेंस ऐड करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। अब यहाँ तक तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, प्राइम कॉस्ट के बाद हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, तो देखिए जो हम लोग के पास प्राइम कॉस्ट था, फर्स्ट नंबर पे हम लोग के पास था प्राइम कॉस्ट था, दूसरा हम लोग के पास क्या आ गया, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो प्राइम कॉस्ट से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जाने के लिए हम लोग क्या क्या ऐड करेंगे वो मैं आप लोग को फिर से यहाँ पे एक बार दिखा रहा हूं। तो देखिए यहाँ आ जाइए, देखिए सबसे पहले प्राइम कॉस्ट हो गया, उसमें यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड यहाँ पे ऐड किया जाता है। फिर उसके बाद ये हम लोग के पास क्या आ जाता है, ग्रॉस वर्क कॉस्ट, उसमें डब्ल्यूआईपी को एडजस्टमेंट करते हैं तो हम लोग के पास क्या आ जाता है, फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट आता है। इसमें हम लोग ऐड करते हैं क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट या रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हो गया। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो किसके रिलेटेड होगा, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा, वो भी हम लोग ऐड करते हैं। उसके बाद और कुछ भी रिकवरी होता है, मिसलेनियस इनकम रिकवरी, स्क्रैप वैल्यू को सेल करके या कुछ भी रिकवरी होता है वो भी हम लोग ऐड करते हैं। और उसके बाद पैकिंग, जो प्राइमरी पैकिंग होता है, जो मेन पैकिंग, उसके बिना गुड्स सेल नहीं हो सकते, उसके बाद बिना गुड्स को यहाँ पे कंटेन नहीं किया जा सकता है, तो वो प्राइमरी पैकिंग में ऐड करते हैं। तो हम लोग के पास क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो चलिए एक बार पहले इसे कॉपी में लिख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग के पास क्या था, प्राइम कॉस्ट था। अब इस प्राइम कॉस्ट में हम लोग क्या कर रहे थे, तो हम लोग ऐड कर देते हैं ऐड फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो हम लोग के पास क्या आ जाता था, ग्रॉस वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड के बदले हम लोग लिख सकते हैं वर्क ओवरहेड भी लिख सकते हैं। तो हम लोग के पास क्या आ गया, ग्रॉस वर्क कॉस्ट। इसमें डब्ल्यूआईपी को एडजस्टमेंट करेंगे तो प्लस ओपनिंग डब्ल्यूआईपी करेंगे, फिर माइनस हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। तो ऐड हो गया ओपनिंग डब्ल्यूआईपी माइनस हम लोग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के, तो हम लोग के पास जो आया वो क्या आ गया, तो ये हम लोग के पास आ गया वर्क कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट, वर्क कॉस्ट या क्या फैक्ट्री कॉस्ट, कि फैक्ट्री में अभी तक में कितना एक्सपेंस लगने वाला है। एक बार देखिए यहाँ पे, देखिए सबसे पहले प्राइम कॉस्ट तक तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे रॉ मटेरियल का स्टॉक रॉ मटेरियल कंज्यूम होता था, उसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होता था, डायरेक्ट एक्सपेंस होता था, हम लोग के पास प्राइम कॉस्ट आता था। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग ऐड करेंगे या वर्क ओवरहेड ऐड करेंगे, क्या होता है वो अभी मैं आप लोग को बताने वाला। तो ये ऐड करने के बाद हम लोग के पास ग्रॉस वर्क कॉस्ट आता है, उसमें हम लोग डब्ल्यूआईपी का जैसे एडजस्टमेंट करते हैं तो हम लोग के पास वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। तो यहाँ तक में हम लोग को क्या हो गया कि फैक्ट्री में बनने तक का कॉस्ट ये हम लोग के पास आ गया। तो ये हम लोग के पास वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। अब इस वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट में हम लोग क्या क्या एडजस्टमेंट करते थे, तो यहाँ पे ऐड करते थे, हम लोग ऐड करते थे क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। तो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट को हम लोग ऐड करते थे। इसके बाद हम लोग क्या ऐड करते थे, तो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट हो गया। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को हम लोग ऐड करते थे। इसके बाद हम लोग के पास ऐड होता था रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, एंड इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री में जो भी ऑफिसर होता है जैसे इंजीनियर हो गया उसका कॉस्ट। इसके बाद हम लोग इसमें ऐड करते थे प्राइमरी पैकिंग, ये हम लोग यहाँ पे ऐड करते थे।
और स्क्रैप को भेज करके अगर कुछ भी पैसा आता था तो वो हम लोग माइनस करते थे। तो मिसलेनियस इनकम, यहाँ पे क्रेडिट फॉर रिकवरीज, क्रेडिट फॉर रिकवरीज, जिसे हम लोग बोलते हैं मिसलेनियस इनकम, ये हम लोग माइनस करते थे। तो ये माइनस करने के बाद जो भी हम लोग के पास आता था उसे हम लोग क्या बोलते थे, तो इसे हम लोग बोलते थे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये हम लोग के पास आ जाता था। तो ये हम लोग के पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता था। एक बार मैं आप लोग को फिर से रिवाइज करा देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, प्राइम कॉस्ट निकालते थे। प्राइम कॉस्ट कैसे निकालते थे, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसमें हम लोग क्या करते थे, ऐड करते थे, तो लेबर ऐड करते थे, लेबर का एक्सपेंस, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करते थे, तो हम लोग के पास आ जाता था प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम लोग क्या करते थे, तो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड को हम लोग ऐड करते थे, तो हम लोग के पास आ जाता था ग्रॉस वर्क कॉस्ट या ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें हम लोग WIP के एडजस्टमेंट करते थे, मतलब ओपनिंग WIP को ऐड करते थे, क्लोजिंग को हम लोग माइनस करते थे। तो ये हम लोग के पास आ जाता था। एंड उसके बाद जो भी हम लोग के पास आता था, तो वो हम लोग के पास आ जाता था वर्क या फैक्ट्री कॉस्ट आता था। अब ये वर्क या फैक्ट्री कॉस्ट हम लोग के पास आने के बाद इसमें हम लोग ऐड करेंगे सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो किससे रिलेटेड होगा, तो जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा वो भी हम लोग ऐड करेंगे। और फिर उसमें हम लोग जो प्राइमरी पैकेजिंग होगा वो भी हम लोग ऐड करेंगे और माइनस करेंगे मिसलेनियस इनकम को। तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ध्यान दीजिए, फैक्ट्री ओवरहेड में हम लोग का क्या क्या आता है, ये हम लोग के पास दे रखा होता है ना फैक्ट्री ओवरहेड। जब हम लोग ऐड किए थे प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड, तो इस फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या यहाँ पे आएगा, ये हमें अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेस, तो जो भी यहाँ पे स्टोर्स एंड स्पेस को कंज्यूम किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डेप्रिसिएशन फॉर प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग, तो फैक्ट्री बिल्डिंग या फैक्ट्री में जो भी मशीन लगा होगा उसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। फिर लीज रेंट फॉर प्रोडक्शन एसेट, तो यहाँ पे प्रोडक्शन एसेट के लिए लीज रेंटल, देखिए यहाँ पे क्या बोला था, हायर परचेज चार्जेस किसका, तो स्पेसिफिक, ये रहा हम लोग के पास था हायर परचेज फॉर हायरिंग स्पेसिफिक इक्विपमेंट। तो जब स्पेसिफिक इक्विपमेंट का यहाँ पे हायरिंग हुआ तो वो किसका पार्ट बनेगा, तो वो यहाँ पे पार्ट बनेगा डायरेक्ट कॉस्ट का। बट यहाँ पे क्या बोला सम्स में कि लीज रेंट पे, यहाँ पे लीज रेंट पे यहाँ पे प्रोडक्शन एसेट को यहाँ पे लीज रेंट पे ले जाएगा, तो वो यहाँ पे ऐड होगा फैक्ट्री ओवरहेड में। फिर उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फिर फैक्ट्री या बिल्डिंग का जो भी फैक्ट्री बिल्डिंग होगा उसका रिपेयर मेंटेनेंस में वो भी यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड में ऐड होगा। उसके बाद इनडायरेक्ट इंप्लॉय कॉस्ट, देखिए डायरेक्ट इंप्लॉय कॉस्ट हम लोग डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में ऐड करते थे, बट जो भी इनडायरेक्ट इंप्लॉय कॉस्ट होगा वो यहाँ पे ऐड किया जाएगा। फिर यहाँ पे ड्राइंग या डिजाइनिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट, उसके बाद इंश्योरेंस फॉर प्लांट का जो इंश्योरेंस होगा वो प्लांट एंड मशीनरी का, फिर फैक्ट्री बिल्डिंग का, फिर यहाँ पे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का एंड WIP का जो भी इंश्योरेंस यहाँ पे होने वाला है वो इंश्योरेंस यहाँ पे ऐड किया जाएगा। देखिए, जो रॉ मटेरियल यहाँ पे फैक्ट्री में आ गया, जो रॉ मटेरियल फैक्ट्री में आ गया उसके बाद जो इंश्योरेंस, देखिए रॉ मटेरियल हम लोग के पास है, ये रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल हम लोग के पास किससे आएगा, तो यहाँ पे सप्लायर से आएगा रॉ मटेरियल, ये हम लोग के पास आएगा सप्लायर, या देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ, ये सप्लायर से हम लोग के पास रॉ मटेरियल आया। तो सप्लायर से यहाँ पे जो रास्ते में रॉ मटेरियल आ रहा है, तो इस रास्ते में जो भी रॉ मटेरियल का जो भी इंश्योरेंस किया जाएगा फैक्ट्री तक आने में, जो फैक्ट्री यहाँ पे है तो फैक्ट्री तक आने में रॉ मटेरियल का जो भी यहाँ पे एक्सपेंस लगने वाला है वो ऐड होगा रॉ मटेरियल के कॉस्ट के साथ। बट जब फैक्ट्री में यहाँ पे रॉ मटेरियल आ जाएगा, तो फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आ जाएगा, उसके बाद जो भी इंश्योरेंस का कॉस्ट होगा वो किसका होगा, तो यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड का कॉस्ट होने वाला। तो ये समझ में आएगा आप लोग को। अब ध्यान दीजिए, अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ जिग्स फिक्चर्स फिर टूलिंग, तो ये टूल सब जो भी होगा प्रोडक्शन के टाइम में जो मशीन को ठीक करने के लिए टूल्स होगा या किसी भी तरह का टूल होगा वो सारे का कॉस्ट यहाँ पे ऐड होगा फैक्ट्री ओवरहेड में। उसके बाद क्या बोला कि सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट सच एज टूल रूम्स, फिर इंजीनियरिंग या मेंटेनेंस, पॉल्यूशन कंट्रोल, तो ये सब चीज का जो भी पॉल्यूशन कंट्रोल सबका कॉस्ट होगा, जिसमें टूल जो लगेगा इंजीनियर का टूल हो या मेंटेनेंस का टूल हो, फिर उसके बाद पॉल्यूशन कंट्रोल का टूल हो, तो ये सारे के सारे का टूल कहाँ पे ऐड होगा, तो ये ऐड होगा फैक्ट्री ओवरहेड में। तो ध्यान दीजिए फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या ऐड होने वाला, तो सबसे पहले कंज्यूमेबल स्पेस एंड स्पेस हो गया। उसके बाद यहाँ पे लीज रेंट जो भी प्रोडक्शन ऑफ एसेट का होगा, फिर प्लांट एंड मशीनरी का यहाँ पे डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी का इंश्योरेंस हो गया, फिर इंश्योरेंस किसका होगा, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल का इंश्योरेंस या WIP का इंश्योरेंस हो गया, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो ये सब सारे के सारे यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड में ऐड होने वाला। तो देखिए हम लोग के पास प्राइम कॉस्ट तक तो समझ गए थे, ये हम लोग के पास, उसके बाद हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट यहाँ पे समझ गए, और यहाँ पे WIP में तो आप लोग को समझाने का कोई जरूरत नहीं है, ओपनिंग WIP ऐड करेंगे, माइनस करेंगे क्लोजिंग WIP, तो हम लोग के पास आ जाएगा फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट। तो ये हम लोग के पास फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट आ गया। इसमें
क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट मतलब जो भी गुड्स होगा उसका क्वालिटी को बेहतर करने के लिए यहाँ पे रिसर्च किया जाता है, उसके क्वालिटी को चेक करने के लिए जो भी मशीन होता है या जो भी कॉस्ट लगता है वो यहाँ पे ऐड होगा। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो रिसर्च किसका, तो प्रोडक्शन करने टाइम में जो भी रिसर्च किया जाता है कि हाँ ये सही से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जो भी गुड्स होता है तो वो भी रिसर्च एंड कॉस्ट हो गया। फिर जो भी इंजीनियर जैसे हो गया फैक्ट्री में जो भी इंजीनियर रहता है या जो भी मेन ऑफिसर होता है फैक्ट्री में, तो उसके लिए वहाँ पे ऑफिस बना रहता है, तो यहाँ पे ये भी ऑफिस वाला जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होगा जो फैक्ट्री में होगा ऑफिस, तो उसका जो भी कॉस्ट होगा वो ऐड किया जाएगा। उसके बाद स्क्रैप को बेच करके जो भी पैसा आता है वो माइनस हम लोग करते हैं। और यहाँ पे जो भी प्राइमरी पैकिंग मतलब जैसे ऑयल हो गया, तो ऑयल को ऐसे ही तो रखा नहीं जा सकता ना, तो उसके लिए यहाँ पे एक या तो होना चाहिए बॉटल होना चाहिए या एक पैकेट होना चाहिए जिसमें उसे पैक किया जाएगा। तो ये जो पैकिंग प्राइमरी पैकिंग होता है तो वो कॉस्ट यहाँ पे ऐड किया जाता है। तो ये हम लोग के पास क्या जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड का देख ही लिए थे हम लोग। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट तो नॉर्मली मैंने आप लोग को बता दिया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो जो भी रिसर्च किया जाएगा गुड्स को बनाने के टाइम में, एडमिन ओवरहेड हो गया, फिर क्रेडिट फॉर रिकवरीज हो गया, तो ये सब यहाँ पे ऐड किया जाता है। तो फिर प्राइमरी पैकिंग हो गया, जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट जो भी होगा, तो ये हम लोग के पास क्या आ गया, तो ये हम लोग के पास आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम लोग को कहाँ जाना होता है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम लोग के पास जाना होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कैसे जाएंगे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सिर्फ सिंपली WIP का फिनिश गुड्स का हम लोग इफेक्ट ऐड कर देंगे, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोग को। सिंपली इसमें क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड करेंगे, फिर माइनस क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो इसे हम लोग माइनस करेंगे। तो ये ऐड करने के बाद और ये हम लोग के पास माइनस करने के बाद जो भी हम लोग के पास अमाउंट आता है, तो ये अमाउंट हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो हम लोग के पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हम लोग के पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स का हम लोग एडजस्टमेंट किए थे। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से हम लोग को कॉस्ट ऑफ सेल में पहुंचना है, तो जो भी बचा हुआ एक्सपेंस हो गया, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो गया, ऑफिस एक्सपेंस हो गया, फिर यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंस हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सेकेंडरी पैकिंग हो गया, ये सब को हम लोग ऐड कर देंगे। तो हम लोग के पास कहाँ पे पहुंच जाएंगे हम लोग, तो हम लोग पहुंच जाएंगे कॉस्ट ऑफ सेल पे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या था हम लोग के पास, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हम लोग अभी तक निकाल चुके हैं। इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम लोग क्या ऐड करेंगे, तो चलिए दिखा देता हूं आप लोग को। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम लोग ऐड करते थे सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जो जनरल वाला था एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, मतलब ऑफिस में रहने के टाइम में जो भी एक्सपेंस होता है। फिर यहाँ पे सेलिंग ओवरहेड, फिर यहाँ पे पैकिंग, जो सेकेंडरी पैकिंग होगा, मतलब जो भी कार्टून वार्टून का कॉस्ट होगा वो हो गया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये ऐड करने के बाद हम लोग के पास क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल। तो चलिए ऐड लिखते हैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जो भी जनरल वाला होगा, जनरल मतलब जो भी ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होगा, ये यहाँ पे ऐड किया जाएगा। जो प्रोडक्शन का एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड था वो हम लोग यहाँ पे कहाँ पे ऐड करते थे, तो वो हम लोग ऐड करते थे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के टाइम में, ये हम लोग ऐड करते थे यहाँ पे। बट जो भी हम लोग का जनरल ओवरहेड होगा वो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। इसमें हम लोग ऐड करेंगे सेलिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस लिखना सही नहीं रहेगा, ओवरहेड लिख दीजिए। तो सेलिंग ओवरहेड, फिर उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये ऐड करेंगे। और उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे पैकिंग, जो पैकिंग किसका होगा, तो प्राइमरी नहीं सेकेंडरी, सेकेंडरी पैकिंग भी हम लोग ऐड करेंगे। तो हम लोग के पास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल आ गया। अब इस कॉस्ट ऑफ सेल में हम लोग क्या ऐड करेंगे, तो इस कॉस्ट ऑफ सेल में हम लोग ऐड करेंगे प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट ऐड करने के बाद जो भी हम लोग के पास आ जाता है, ये हम लोग के पास क्या आ जाता है, तो ये हम लोग के पास आ जाता है सेल्स। तो यहाँ तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, यही था हम लोग के पास क्या, तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट था। बस अभी देख लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में क्या आता है, प्लस में सेलिंग ओवरहेड में क्या आता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में क्या आता है। तो देखिए सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में, तो जो भी यहाँ पे देखिए ऑफिस का बिल्डिंग होगा, देखिए फैक्ट्री का बिल्डिंग जब भी था तो वो हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड में देते थे। बट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में क्या होगा, तो जो भी फैक्ट्री का बिल्डिंग नहीं होगा के किसका, तो ऑफिस का यहाँ पे बिल्डिंग होगा, तो उस पर डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग फर्नीचर ETC ऑफ
कॉर्पोरेट या जनरल मैनेजमेंट। तो कॉर्पोरेट या जनरल मैनेजमेंट मतलब ऑफिस का बिल्डिंग जो भी होगा उस पर मेंटेनेंस लगे या यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगे, जिसमें बिल्डिंग का हो गया, फर्नीचर का हो गया, तो ये सब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में ऐड किया जाएगा। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉय मतलब जो अकाउंटेंट हो गया चाहे ऑडिटर हो गया, तो ये सब का जो भी यहाँ पे सैलरी होगा, प्लस में ऑडिटर का तो सैलरी नहीं होता है ना, ऑडिटर का क्या होता है, रेम्यूनरेशन होता है। तो जो भी सैलरी हो गया, रेम्यूनरेशन हो गया, ये सभी डायरेक्टर का हो गया, फिर सेक्रेटेरियल, ये सब का सैलरी जो भी होता है वो यहाँ पे ऐड किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, लाइटिंग, ऑफिस एक्सपेंस, तो यहाँ पे जो भी ऑफिस के रेंट लगेगा, रेट्स लगेगा, टैक्सेस जो भी होगा ये ऐड किया जाएगा। फिर उसके बाद इनडायरेक्ट मटेरियल में जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कॉस्ट हो गया, स्टेशनरी कॉस्ट तो लगता है ना, तो ये सब हो गया। उसके बाद लीगल चार्जेस, मतलब अगर कुछ भी केसेस हो जाता है तो उस टाइम में लॉयर को रखना पड़ता है, तो उस टाइम में लीगल चार्जेस हो गया। फिर ऑडिट फीस हो गया कि चेक करने के लिए जो भी एक्सपेंस दिया जाता है। उसके बाद कॉर्पोरेट ऑफिस एक्सपेंस लाइक डायरेक्टर सिटिंग फीस, उसके बाद रेम्यूनरेशन हो गया, कमीशन हो गया, मीटिंग एक्सपेंस हो गया, ये सारे के सारे यहाँ पे ऐड किया जाता है। कहाँ पे, तो यहाँ पे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में यहाँ पे ऐड किया जाता है। उसके बाद सेलिंग ओवरहेड आ गया, जैसे सैलरी हो जाएगा या वेजेस हो जाएगा, किसको, तो सेल्स डिपार्टमेंट वाले को, तो ये हो जाएगा। उसके बाद रेंट, डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस एंड अदर कॉस्ट रिलेटेड टू सेल्स डिपार्टमेंट, तो जो भी सेल्स डिपार्टमेंट का यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑफिस आ जाएगा। सेल्स डिपार्टमेंट के लिए जो भी ऑफिस था उसका जो भी रेंट लगेगा, उसका जो भी मेंटेनेंस लगेगा, वो सब यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में ऐड होगा। उसके बाद यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट, मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट या ऑनलाइन सेल के लिए जो भी वेबसाइट मेंटेन किया जाता है, उसके बाद मार्केट रिसर्च, तो ये सब यहाँ पे ऐड किया जाएगा। और सेकेंडरी पैकिंग में क्या हो गया, तो जैसे स्टोर बड़ा बड़ा कार्टून में, जैसे एक बार तो प्राइमरी पैकिंग हो गया, उसके बिना तो गुड्स जा ही नहीं सकता था। प्राइमरी पैकिंग हो जाने के बाद एक सेकेंडरी पैकिंग हो जाता है कि बड़ा बड़ा पैकिंग करके कि एक जगह से दूसरा जगह इजिली ट्रांसपोर्ट हो जाए, तो वो सब सारा सेकेंडरी पैकिंग यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में जैसे हो गया डिस्ट्रीब्यूट करने की तरह, मतलब एक जगह से दूसरा जगह ले जाने के, जैसे फैक्ट्री से लेकर के मेन डिस्ट्रीब्यूटर तक ले जाने के लिए, या डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के जो यूज करेगा गुड्स उस वहां तक ले जाने के लिए जो भी एक्सपेंस लगेगा वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आ जाता है। और इसी के साथ हम लोग का जो भी कॉस्ट शीट का फॉर्मेट था वो कंप्लीट हो गया। एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो सबसे पहले एकदम स्टार्टिंग से रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग के पास क्या होता था, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल कंज्यूम, जिसमें ओपनिंग बैलेंस प्लस में हम लोग परचेज माइनस क्लोजिंग बैलेंस करते थे हम लोग। तो किसका, तो रॉ मटेरियल का, तो हम लोग के पास आ जाता था रॉ मटेरियल कंज्यूम। उसके बाद उसमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को ऐड करते थे, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस को हम लोग ऐड करते थे, तो हम लोग के पास क्या आता था, प्राइम कॉस्ट। तो ये हम लोग का फर्स्ट एलिमेंट होता था जो होता था प्राइम कॉस्ट का। फिर प्राइम कॉस्ट में हम लोग यहाँ पे वर्क या फैक्ट्री ओवरहेड जो दोनों एक ही होता था वो हम लोग ऐड कर देते थे। हम लोग के पास क्या आता था, ग्रॉस वर्क कॉस्ट, उसमें WIP को हम लोग एडजस्ट कर देते थे, तो हम लोग के पास क्या आ जाता था, तो हम लोग के पास आ जाता वर्क या फैक्ट्री कॉस्ट, उसमें क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो रिलेटेड टू फैक्ट्री का होगा, फिर प्राइमरी पैकिंग हो गया, उसके बाद क्रेडिट फॉर रिकवरी जैसे मिसलेनियस इनकम हो गया। तो ये सब ऐड करने के बाद हम लोग के पास माइनस करने के बाद हम लोग के पास क्या होता था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ हम लोग फिनिश गुड्स का एडजस्ट करते थे, तो हम लोग के पास आता था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी पैकिंग ऐड कर देते थे, तो हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेल आता था। और कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट ऐड कर देते थे, हम लोग के पास क्या आता था, सेल आता था। इसी के साथ हम लोग का जो थ्योरी पार्ट था यहाँ पे, वो थ्योरी पार्ट कॉस्ट शीट का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो से इलस्ट्रेशन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ओके।